नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 या फेज 2 कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत क्लास 6 से 8th के लिए आपका जो मैथ सेक्शन है, मैथ और साइंस एक साथ ही आनी है। तो उसके लिए मैथ की हम पहली क्लास देखेंगे, जो कि टॉपिक हमारा है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। और इससे पहले साइंस की पहली क्लास देखी थी। यदि नहीं देखा हो, साइन माई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। सबसे पहले तो संख्याएं अंक की बात करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जितने भी 9 तक आप देख रहे हैं, गणित में अंकों की परिभाषा दी गई। इन्हीं से अंक जो है आपके बनते हैं। संख्यांक प्रणाली की अगर बात करते हैं तो संख्यांक प्रणाली में मुख्यतः दो प्रकार की जो प्रणाली है वो आपको देखने को मिलती है। एक दार्शनिक अंकन प्रणाली और एक रोमन अंकन प्रणाली। दार्शनिक अंकन प्रणाली या डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो 0 से 9 अर्थात 10 अंकों के होने के कारण ही इसे दार्शनिक अंकन प्रणाली जो है वो कहते हैं। दो प्रकार से लिखा और पढ़ा जाता है इसको। एक भारतीय संख्या प्रणाली है और एक अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली है। अब बात करते हैं भारतीय संख्या प्रणाली के अंतर्गत संख्याओं को उनके स्थानीय मानों के अनुरूप पढ़ा और लिखा जाता है। नीचे एक तालिका जैसे दी गई है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसी प्रकार से आपका ये चलता रहेगा। नीचे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे 51, 45, 42, 786। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? 51 करोड़ 45 लाख 42,786। ये आपका जो तरीका है वो भारतीय संख्या प्रणाली का है। और ये तो पता ही आपको, दहाई में 10 इकाइयाँ होती हैं, एक सैकड़ा में 10 दहाइयाँ यानी कि 100 इकाइयाँ होती हैं, वो तो आपको पता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अंतर्गत बात करें तो सभी संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, वो भी इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरीके से लिखा है। मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन, बस ये वैल्यू देखिए बदल जाती है। वहाँ पर ऊपर था करोड़, 10 करोड़, 10 लाख ऐसे करके। यहाँ पर वही वैल्यू जो है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक तो है ठीक। उसके बाद 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, बस इतना सा डिफरेंस है अंतर्राष्ट्रीय वाले में। अगला है रोमन अंकन प्रणाली। रोमन अंकन प्रणाली की बात करें तो लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के द्वारा जो है दर्शाया जाता है। ये रोमन नंबर है। एक को इस प्रकार से लिखा जाता है, 5 को V, X 10, L 50, C 100, D 500 और M 1000। यहाँ तक तो पता ही है आपको, 10 तक ये याद रखिएगा। LCDM, बस LCDM 50, 100, 500, 1000। अब 25 को 10, 10, 20 और 5 लिखा जाता है। 101 को C के लिए 100 और एक और लिखा जाता है तो 101 लिखा जाता है। अब इसके भी कुछ रूल होते हैं, जैसे किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर वह जितनी बार आता है उसका मान उतनी ही बार उसमें जोड़ लिया जाता है। जैसे x x 2 बार लिखा होता है ना, तो 10 और 10 जुड़ जाता है तो 20 हो जाता है। किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार जो है आप नहीं कर सकते। जैसे आपको 30 लिखना है तो आप x, x और x लिख देते हैं। और अगर 40 लिखना है तो चौथा x नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि 3 से ज़्यादा बार किसी भी जो रोमन नंबर है उसको नहीं लिखा जा सकता। तो उसके लिए हमें करना क्या करता है, उसके लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। V, L और D की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, वो भी यहाँ पर लिखा है। देखिए 50 को क्या लिखा जाता है? L लिखा जाता है। और L अगर हम 50 को लिख रहे हैं और किसी भी रोमन नंबर के पहले अगर हम लिख दें तो वो उसमें से वैल्यू घट जाती है। यानी x और L जो है ये 40 को दर्शाता है। अगर 50 लिखना होता तो L के बाद x लिख देते तो 40, यानी L 50 हो जाता और उसके आगे हम अगर x लगाते तो 60 हो जाता। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई भी जो रोमन नंबर है वो 3 से ज़्यादा बार जो है वो रिपीट नहीं होता है। और अगर आपको 40 लिखना है तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लग जाता है और बड़े मान में छोटे मान को वो जोड़ दिया जाता है। वही चीज़ मैंने कहा कि जैसे x लिखा है, इसके आगे अगर हम लगा देते हैं तो वो वैल्यू बढ़ जाती है उतनी। 10 है तो एक और 11 हो जाता है। तो वही दाईं ओर लग जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, जोड़ दी जाती है। दाईं ओर मतलब 1 दाईं ओर लगा हुआ है तो वैल्यू जुड़ गई है। इसी प्रकार अगर L 50 है और उसके दाईं ओर x लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यही चीज़ अगर उल्टा कर दें कि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिख दिया जाता है। यहाँ पर अगर x लिखा है, इससे पहले लिख दिया जाता है वैल्यू, तो क्या होता है वो छोटे मान को घटा दिया जाता है। यानी कि ये क्या लिखा है, 9 लिखा हुआ है, 10 में से 1 घटा दिया जाता है।
सेम चीज़ हमने ऊपर भी 40 लिख के बताया था ना, तो L से पहले x लिखा गया, तो 10 उसमें से घटा दिया गया। संकेत V, L और D के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। केवल एक को संकेत 1 को केवल 5 और 10 में से घटाया जा सकता है। संकेत x को केवल L, M और C में से ही घटाया जा सकता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर की गई है कि V, L और D के मानों को कभी घटाया नहीं जाता, जबकि V और X में से घटाया जा सकता है। अब बात करते हैं अंकों के मान। सबसे पहला है स्थानीय मान। स्थानीय मान की अगर बात करें तो दी गई संख्या में किसी मान का अंक का मान, तो स्थानीय मान में क्या है, दिया गए संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थानीय मान और स्वयं के गुणनफल से प्राप्त मान होता है। जैसे संख्या लिखी है 4, 8, 9, 7, 6, 5, तो इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, उसके बाद जितनी वैल्यू है वो सीधे-सीधे उतना 10 से मतलब उतने ही ज़ीरो से मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो या आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे 6 है यहाँ पर, तो उसके बाद जितनी भी वैल्यू आती है उतने ज़ीरो लग जाते हैं, तो 60 इसकी स्थानीय मान हो जाएगा। इसी प्रकार 6 को उसके स्थानीय मान अर्थात दाही स्थान से गुणा किया गया है। इसी प्रकार उपरोक्त संख्या में अगर 8 का पूछा गया होता, तो आप क्या कहते हैं, 8 ये वैल्यू है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 वैल्यू आ रही मतलब 4 ज़ीरो उसमें जो है वो लग जाएँगे। इस तरीके से आपका 80,000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का अगर पूछा जाए, 4 के बाद कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू है, तो 5 ज़ीरो लग जाएँगे। ये इसका स्थानीय मान होता है। अगर वास्तविक मान आपसे पूछा जाएगा, तो वास्तविक मान में 0 नहीं लगते हैं। अगर यहाँ पर 9 लिखा हुआ है और मैं आपसे कहूँ वास्तविक मान 9 का क्या होगा, तो वास्तविक मान वही संख्या ही हो जाएगी, यहाँ 0 नहीं लगता है। यदि 2 अंक x और y से बनी एक संख्या 10x प्लस y है, तो x यहाँ पर क्या है, दहाई है और y जो है इकाई है, ये तो आपको पता ही है। संख्याओं का वर्गीकरण की अब बात करते हैं, तो संख्याएँ दशमलव संख्या पद्धति में संख्याओं को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि अंकों के द्वारा दर्शाया जाता है और अलग-अलग समूहों में इसे बाँटा गया है। सबसे पहला है प्राकृत संख्याएँ। ऐसी संख्याएँ जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इनको हम n यानी कि नेचुरल नंबर जो है, n से प्रदर्शित करते हैं। 1 से लेकर अनंत तक। ध्यान दीजिएगा इसमें 0 नहीं आता है, ना ही माइनस के नंबर आते हैं, केवल 1 से लेकर अनंत तक। यहाँ पर लिखा भी हुआ है नेचुरल नंबर बराबर 1, 2 इस तरीके से अनंत तक। पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं, होल नंबर। यहाँ पर क्या होता है, इसमें शून्य को भी शामिल किया जाता है। जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, तो वो बन जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। सम संख्याएँ क्या होती हैं? जो 2 से कटती हों, 2 से भाज्य हों, 2, 4, 6, 8 ये सब इवन नंबर होते हैं। विषम संख्याएँ ऑड नंबर क्या होते हैं? तो वो संख्याएँ जो 2 से नहीं कटती हैं, विषम संख्याएँ जैसे 1, 3, 5, 7। पूर्णांक संख्याएँ क्या होती हैं? जहाँ पर माइनस के नंबर और प्लस के नंबर उनको भी शामिल कर लिया जाए, 0 को भी शामिल कर लिया जाए और 1 से लेकर अनंत तक तो संख्याएँ हो ही हों, तो वो कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएँ। छोटा-सा अंतर है पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ और नेचुरल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं में। वास्तविक संख्याओं में यहाँ पर सबसे पहला था ना प्राकृत संख्याएँ, वास्तविक ना कह के प्राकृत कहिए। तो प्राकृतिक संख्याओं में 1 से अनंत, पूर्ण संख्याओं में 0 भी आ गया और पूर्णांक संख्याओं में आपका माइनस वाली संख्याएँ भी आ गई। अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं, तो 1 से बड़ी उन सभी प्राकृत संख्याओं का समूह जिसमें उस संख्या और 1 को छोड़कर बाकी किसी भी संख्या से भाग देने पर वो पूर्णतः विभाजित ना हो। 2 एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और ऋण भी है। तो 2, 3, 5, 7, 11 जो खुद से कटे अभाज्य संख्या है सीधे, प्राइम नंबर आप जानते ही हैं। जो संख्याएँ 1 से कटें या खुद से कटें, वो आपकी अभाज्य संख्या है। अगला है परिमेय संख्याएँ, वे संख्याएँ जिनको P अपॉन Q के रूप में आप लिख सकते हैं। P और Q कोई ऐसी संख्याएँ हैं जो कि अभाज्य हैं। और Q जो है यानी कि जो बटे में लिखा जाता है उसकी वैल्यू 0 के बराबर जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो परिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है 2/5 क्या है? परिमेय संख्या है। 1/5 -4 जैसे लिखा हुआ है तो इसको भी -4/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। 0 को भी 0/0 करके लिख सकते हैं, वही एग्जाम्पल लिखे हैं। अपरिमेय संख्याएँ जिनको P अपॉन Q के रूप में आप नहीं लिख पाएँ, जैसे आपका रूट वाली वैल्यू जो है वो इसमें आ जाती है। अच्छा अगर √4 लिखा होगा, तो वो परिमेय है कि अपरिमेय है? √4 आपकी परिमेय है, क्यों? √4 को जब आप निकालते हैं रूट से तो आपका 2 ही तो बचता है और 2 को 2/1 लिख सकते हैं, यानी जिनको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, वो आपकी तो परिमेय होती हैं। तो ऐसा ध्यान दीजिएगा कि रूट में भी कौन-सी वैल्यू दी गई है।
अगला है सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का मासा एक है, अर्थात एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 है, 4 5 है, 5 9 है, 13 14 है, 15 16 है। तो दो प्राकृतिक संख्या ऐसे जिनका HCF एक हो और एक के अलावा कोई भी चीज उसमें कॉमन ना हो। यहाँ पर 2 और 3 में HCF एक होगा, तो यहाँ पर और कोई कॉमन नहीं होगा, तो ये क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। अगला आपका है पूर्ववर्ती संख्याएं, जिसे प्रीडिसर नंबर कहेंगे। इसमें क्या होता है, संख्या के पहले आने वाली जो संख्या होती है वो उस मूल संख्या की पूर्ववर्ती है। 2014 की पूर्ववर्ती तो क्या हो जाएगी? 2013 हो जाएगी, सिंपल सा है। परवर्ती मतलब बाद वाली संख्या। जैसे 2019 का पूछेंगे तो परवर्ती 2020 हो जाएगा। अब संख्याओं का सन्निकट मान की बात करते हैं। दैनिक जीवन में विशेष परिस्थितियों में संख्याओं के आकलन पर केवल अनुमानित मान जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राशन के मासिक व्यय का अनुमान, शादी में निमंत्रण पत्रों की संख्या का अनुमान। तो इस अनुमानित मान को ही क्या कहते हैं? सन्निकट मान। अब संख्याओं में सन्निकट मान जो होता है वो निकालने के लिए संख्याओं के स्थानीय मान को आधार माना जाता है। कुछ स्थानीय मानों के सन्निकट मान विभिन्न प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। जैसे दहाई तक सन्निकट मान अगर निकालना है तो संख्या का दहाई तक सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए इकाई के अंक का आकलन करते हैं। यदि इकाई का अंक 1 2 3 और 4 है तो शून्य के अधिक निकट माना जाता है दशमलव में, अगर आप देखेंगे। और यदि इकाई का अंक 5 या उससे ज़्यादा है तो वो दहाई के अंक में 1 की वृद्धि की जाती है और इकाई अंक शून्य हो जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 9 5 3 7 का दहाई अंक तक सन्निकट मान आपसे पूछा गया है। दहाई मतलब 3 के दी गई संख्या का दहाई अंक तक सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए इकाई अंक का हम सबसे पहले आकलन करेंगे। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 7 आपको दिया गया है, इसलिए संख्या में इकाई अंक शून्य अथवा दहाई अंक में 1 की वृद्धि जो है आपकी होती है, इसलिए 9 5 3 7 का दहाई अंक तक जो सन्निकट मान है वो 9540 हो जाएगा। यही चीज़ ऊपर लिखी भी थी कि जो इकाई का अंक है, जैसे 9 5 3 7, इसमें इकाई क्या है? इसमें इकाई आपकी 7 है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो देखी जाती है कि अगर वो 1 2 3 4 इन चारों नंबर में से कोई आ रही है, तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि 0 के ज़्यादा नज़दीक है। 1 0 के ज़्यादा नज़दीक है, 2 3 भी, 4 भी। और अगर यही वैल्यू 4 के बाद 5 है या फिर 6 है या फिर 7 है या फिर 8 है या फिर 9 है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वो 0 के नज़दीक नहीं है, 0 से और ज़्यादा दूर चली गई 5 वैल्यू। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, ऐसे में हम ये वाली जो इकाई वाली वैल्यू है, इसको हम 0 रख लेते हैं और दहाई वाले में 1 वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो दहाई में वैल्यू 3 थी, उसको हमने 4 कर दिया। वही ऊपर लिखा हुआ था कि अगर 1 2 3 इकाई का अंक अगर 1 2 3 4 है, तो वो शून्य के ज़्यादा पास है। तो यदि इकाई का अंक 5 या उससे ज़्यादा है, तो वो दहाई के अंक में क्या करते हैं, 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो दहाई का अंक 3 था तो 4 कर दिया और इकाई का अंक शून्य हो जाता है। चलिए इसमें और भी क्वेश्चन है। जैसे सैकड़ा तक सन्निकट मान ज्ञात करना है, तो सैकड़ा का संख्या का सैकड़ा तक सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए दहाई का जो अंक है, उसके अंक का आकलन जो है वो करते हैं। इसमें क्या करते थे, इसमें इकाई के अंक का आकलन कर रहे थे और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम दहाई के अंक का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि सैकड़ा में वैल्यू है। यदि दहाई का अंक 1 2 3 4 और शून्य के अधिक निकट माना जाता है और यदि दहाई का अंक 5 या उससे अधिक है, तो सैकड़ा के अंक में 1 अंक बढ़ा देते हैं और दहाई अंक शून्य हो जाता है। मतलब वैल्यू सब कुछ वही रहेगी, केवल वो इकाई कब में जो वर्क कर रहे थे, इकाई और दहाई में, यहाँ पर क्या कर देंगे, सैकड़ा और दहाई में। अब जैसे यहाँ पर देखिए 7 3 5 1, इसका सैकड़ा अंक तक सन्निकट मान आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, यहाँ पर हमने बताया दहाई के अंक का आकलन करते हैं। दहाई का अंक क्या है? 5 है। अब ये वैल्यू किसके ज़्यादा नज़दीक है? मैंने बताया कि अगर 0 से 4 है, तो वो इकाई के अंक के ज़्यादा नज़दीक है, 0 के ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ पर 0 के ज़्यादा नज़दीक तो नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो 5 है। 5 हो या 5 से अधिक हो, तो ऐसे में 0 के ज़्यादा नज़दीक नहीं है। अब 0 के ज़्यादा नज़दीक नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जो सैकड़ा वाली वैल्यू है, इसको हम क्या करते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। तो 7 तो था ही, अब 3 की जगह 4 कर देते हैं। और जो 5 वाली वैल्यू थी, वो दहाई पे आती है, तो वहाँ पर हमने बताया था कि 0 हम वैल्यू कर देते हैं और उसके बाद भी 1 है, उसको भी हम 0 ही कर देंगे, क्योंकि वैल्यू तो हमें सन्निकट ही निकालनी होती है ना, तो ये 7400 बन जाएगा और वही चीज़ आगे लिखी गई है।
इस संख्या का सैकड़ा अंक तक सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए दहाई अंक का आकलन किया जाता है और चूंकि दहाई अंक पर 5 है इसलिए संख्या में दहाई और इकाई के अंकों के स्थान पर शून्य और सैकड़ा में 1 अंक की वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से वैल्यू 7400 हो जाएगी। इसी प्रकार 1000 का निकाल लेंगे तो सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पर आपको आपको सैकड़ा अंक का आकलन करना है। सैकड़ा अंक का आकलन करने पर जो बढ़ोतरी करेंगे वो हज़ारवे वाले में करेंगे और यहाँ पर देखिए वैल्यू किसकी पूछी गई 5, 3, 4, 5, 8 इसमें क्या पूछा गया 1000 अंक तक सन्निकट मान निकालना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यू यहाँ पर 4 दे रखी है सैकड़ा में और 4 वैल्यू दे रखी है तो 0 के ज़्यादा नज़दीक है और 0 के ज़्यादा नज़दीक है यानी कि इस कंडीशन में आपको जो वैल्यू बढ़ाने का काम हज़ारवे में करना है वो नहीं करना है क्योंकि ये 0 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 53 तो ऐसे ही रहेगा। बाकी जो वैल्यू होगी वो सभी 0 हो जाएगी। शून्य और 1000 का अंक यथावत ही रहता है और बाकी जो वैल्यू है वो 0, 0, 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 0, 0 पहले भी हो रही थी, बस उसमें क्या कर रहे थे कि एक वैल्यू बढ़ाए दे रहे थे, यहाँ पर वैल्यू नहीं बढ़ाएँगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं पूर्ण संख्याएँ। ये तो जब प्राकृत संख्याएँ शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का निर्माण करती हैं। जब पूर्ण संख्याओं जोड़, घटाव, गुणा, भाग प्रयोग की जाती है तो उनके गुणों का पता चलता है। पूर्ण संख्याओं के गुण क्या होते हैं? प्राकृत संख्याओं के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। ये तो बताया था पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल और कर लेते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ही हो जाएगी। पूर्ण संख्याओं में गुण भी होते हैं। संवृत्त गुण क्या होता है? ए और बी अगर 2 पूर्ण संख्याएँ हैं और ए प्लस बी तथा ए मल्टीप्लाइड बी पूर्ण संख्याएँ ही होंगी। यानी अगर ए और बी 2 पूर्ण संख्याएँ हैं और अगर इनका आप जोड़ेंगे भी तो भी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो पूर्ण संख्या ही होंगी और अगर गुणा भी करेंगे तो भी वो प्राप्त संख्या एक पूर्ण संख्या ही जो है आपकी होगी। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। और ये घटाने में काम नहीं करता है। यहाँ पर लिखा है घटाने और भाग के अंतर्गत समृद्ध गुण नहीं पाया जाता है। क्रम विनिमय गुण क्या होता है? इसमें ये होता है पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन दोनों ही क्रम विनिमय है। 4 प्लस 5 आपका 9 होता है और अगर 5 और 4 को आगे-पीछे कर देंगे तो भी 9 ही आएगा। इसी प्रकार गुणा में भी 7 गुणे 6 42 होता है और 6 गुणे 7 करेंगे तो भी 42 होगा। तो क्रम विनिमय करने पर भी पूर्ण संख्याओं में गुणा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस और मल्टीप्लाइड में। पर माइनस और डिवाइड में ऐसा नहीं है। अगर 7 और 4 को घटाएँगे 3 आएगा और 4 को 7 से घटाएँगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी तो बदल जाएगा। सहचर्य गुण क्या होता है? पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन दोनों ही सहचर्य होते हैं। जैसे 4 प्लस 5 प्लस 6 है, तो 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी प्रकार शुरुआत की वैल्यू को पहले जोड़ लें और बाद वाली को बाद में जोड़ लें, यानी 4-5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा और बाद में 6 जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा। तो ये सहचर्य गुण होता है और ये वैल्यू में भी सेम आपका बराबर ही रहता है। आगे देखें वितरण या बंटन गुण। वितरण या बंटन गुण में क्या होता है? 4 गुणे 5 प्लस 8 लिखा है तो 4 को 5 से गुणा करेंगे जब ब्रैकेट खुलता है और 4 को 8 से गुणा करेंगे। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो 4 को आप यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 4 को 8 से करेंगे तो 32 आएगा। और यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ पहले लें, 5 और 8 जोड़िए तो 13 हो जाएगा, 13 चौक करेंगे तो 52 होगा। तो आप ब्रैकेट के अंदर गुणा करके भी आप वैल्यू निकालेंगे तो 52 ही आएगी, जोड़ने के बाद गुणा करेंगे तो भी वैल्यू वही आएगी, तो इसको कहते हैं वितरण या बंटन गुण। अब तत्समक अव्यय क्या होता है? योज्य तत्समक जो होता है, 0 को योज्य तत्समक कहा जाता है क्योंकि एकमात्र ऐसा अवयव होता है जिसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। तो ये होता है योज्य तत्समक। गुणात्मक तत्समक ये होता है कि एक को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है क्योंकि ऐसा अवयव जिसको किसी संख्या के साथ अगर गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 ही प्राप्त होगा, 9 को 1 से करेंगे 9 ही प्राप्त होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि किसको क्या कहा जाता है कि 0 को योज्य तत्समक कहा जाता है और 1 को गुणात्मक तत्समक जो है वो आपका कहा जाता है। पूर्णांक की बात करें, अभी जो बात की हमने पूर्ण संख्याओं की बात की। पूर्णांक में आपको पता है कि माइनस की संख्याएँ शामिल हो जाती है, अभी ऊपर हमने आपको बताया था। तो वही चीज़ है, संख्या रेखा पर अगर दर्शाना है तो ऐसे माइनस की संख्याएँ, 0 और प्लस की संख्याएँ। इसमें भी वही गुण आप देख सकते हैं, योग के लिए क्या होता है कि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ये इस पे लागू होता है कि +2 है, पहली पूर्णांक संख्या, दूसरी +2 है, +5 है, तो जोड़ेंगे तो +7 जो प्राप्त हो रहा है, ये भी तो आपकी एक पूर्णांक संख्या ही है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। घटाव के अंतर्गत समवर्ती गुणधर्म क्या कहता है
कि जब हम एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को घटाते हैं तो उनका अंतर भी हमें पूर्णांक की संख्या मिलती है। बस इतना सा पता होना चाहिए। क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है कि क्रम अगर बदल दें 2+4 करें तो भी जो वैल्यू प्राप्त हो और 4+2 करें तो जो वैल्यू प्राप्त हो बराबर ही प्राप्त होगी। तो क्रम बदलने से परिणाम में कोई परिवर्तन क्रम विनिमय गुणधर्म ये कहता है नहीं होता है। सहचर्य गुणधर्म क्या होता है कि पूर्णांकों का योग सहचर्य नियम का पालन करता है। a+b+c है, a+b+c है, ये ऊपर देख चुके हैं। योज्य दशमलव किसी भी पूर्णांक में 0 जोड़ने पर योगफल वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। पूर्णांकों का गुणन क्या होता है तो 3 गुणे 4 करेंगे और धनात्मक पूर्णांक का ऋणात्मक पूर्णांक से गुणन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है कि उपयोग करते हमने पाया कि धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर ऋणात्मक पूर्णांक ही आपका जो है वो प्राप्त होता है। एक वैल्यू 12 प्राप्त हुई, एक वैल्यू -12। यहाँ पर 3 गुणे 4 था, यहाँ 3 गुणे -4 कर दिया। 4+4+4 था, यहाँ -4 माइनस प्लस -4 प्लस -4 केवल चिन्ह बदल दिए। वैल्यू इस तरीके से आई, वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। यहाँ पर देखिए -3 गुणे 4 किया गया और यहाँ पर देखेंगे तो 3 गुणे -4 किया गया, वैल्यू -12 ही प्राप्त हुई। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जो है आपको एक समझ बनाने के लिए हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर जो ऊपर हमने चीज़ें देखी उन पर बेस ज़्यादा आते हैं। बाकी 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन की अगर बात करते हैं, तो 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भी एक धनात्मक पूर्णांक ही होता है। वो तो आप खुद से रख कर के देख लीजिएगा। शून्य से गुणन करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। अंकों के साथ अब विभाज्यता का नियम, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। संख्याओं से विभाज्यता के नियम में 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से है तो वो संख्या 2 से कटेगी। 3 से विभाज्यता ये कहता है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का टोटल 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगी। 3 से टोटल का मतलब समझते हैं? तो 27 है तो 27 में 2 और 7 होता है, दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 7 2 9 हो जाएगा। 9 चेक करना होता है क्या 3 से कट रहा है? तो कटेगा 9, तो ज़ाहिर-सी बात है 27वीं संख्या कटेगी, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। 4 से विभाज्यता किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों का युग्म 4 से अगर कट रहा है तो संख्या भी 4 से कटेगी। 5 से किसी संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 है तो वो संख्या 5 से भी कटेगी। 6 से यदि संख्या 2 अथवा 3 से कटती है तो वो संख्या 6 से भी कटेगी। 7 से संख्या का इकाई अंक लेकर उसका अगर डबल करें और प्राप्त संख्या को मूल संख्या के शेष अंकों में से घटा दें, तो यदि प्राप्त नई संख्या 0 अथवा 7 से विभाजित होने वाली संख्या है तो मूल भी संख्या भी 7 से कटेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक संख्या लें इस 7 से विभाज्यता के लिए तो 3661। एक यहाँ पर हमारा इकाई का अंक है, कह रहा है इसका डबल करें तो एक का डबल क्या हो जाएगा? एक का डबल 2 हो जाएगा। कह रहा है कि प्राप्त संख्या को मूल संख्या के शेष अंकों में से घटाएं। तो बची संख्या 366 है और यहाँ पर 2 है तो 366 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 364 बचेगा। अब यही 364 आपको चेक करना है कि ये संख्या 0 अथवा 7 से कट रही है तो देखेंगे बिल्कुल कट रही है तो संख्या भी आपकी 7 से कटेगी। तो ये चीज़ आपका ये तरीका होता है। 7 5 जा 35, एक उधर जाएगा, 7 दूनी 14, तो 7 से कट रहा है यानी ये संख्या भी जो 3661 है ये पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। 8 से विभाज्यता संख्या के अंतिम 3 अंकों का युग्म यदि 8 से कट रहा है तो वो संख्या भी 8 से कटेगी। संख्या के अंतिम 3 डिजिट को केवल देखना होता है। 9 से विभाज्यता यदि संख्या के सभी अंकों का टोटल 9 से अगर कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। सभी अंकों का टोटल का मतलब समझ रहे हैं? जैसे 364 लिखा है तो 3 + 6 + 4 ऐसे। 11 से विभाज्यता यदि संख्या में सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों के योग का डिफरेंस 11 से कट रहा है तो संख्या भी 11 से कटेगी। तो ये कुछ नियम थे 11 तक, इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो इसको आपको याद रखना है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कोशिश हम कर रहे हैं कि हर एक बेहतर से बेहतर चीज़ आपको करा सकें जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे और कोशिश ये कीजिएगा एटलीस्ट जितने लोग देख रहे हैं वीडियो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से मोटिवेशन हमें ढेर सारा मिलता है और ढेर सारी हम आपके लिए मेहनत जो है वो कर सकें। तो दशमलवीय स्थानीय मान की जो है वो बात करते हैं, डेसिमल प्लेस वैल्यू की। तो दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाद वाली संख्या को एक एक अंक करके पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर 5 8 2 1 दशमलव 2 3 6 लिखा है तो दशमलव के बाद 2 3 6 करके पढ़ा जाता है, वही लिखा है। इसमें 3 के जाति मान और स्थानीय मान का योगफल आपको बताना है। तो इसमें 3 का ये 3 वैल्यू दे रखी है, इसका 10वां भाग ये है, 100वां भाग और ये 1000वां भाग अगर दशमलव के उस तरफ से गिनेंगे। तो 3 का जाति मान क्या होगा?
3 ही वो वैल्यू हो जाएगी। स्थानीय मान क्या होगा? तो यहाँ पर दशमलव के बाद के निकालने के लिए क्या करते हैं? दशमलव 001 ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पर जो पॉइंट की वैल्यू लगी हुई है वो इस जिसका हमको स्थानीय मान पूछा है दशमलव उसके जस्ट पहले लगी है वैल्यू। अब यही इन दोनों का टोटल पूछा गया है तो 3 में 0.01 जोड़ देंगे तो 3.01 आपका आ जाएगा। तो ऐसे दशमलव में भी आपको स्थानीय मान निकालना आना चाहिए। अब घात वाली संख्या का इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या फिर 1 या फिर 5 या फिर 6 है तो किसी भी घात पर इकाई का अंक जो है आपका बदलता नहीं है। जैसे 2010 की पावर में 105 दे रखा है। अब इकाई का अंक यहाँ पर क्या है? 0 है। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि इकाई का अंक 0 हो तो कोई प्रकार का इकाई के अंक में परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1 है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 5 है कोई परिवर्तन नहीं होगा। 6 है तो कोई भी परिवर्तन किसी भी घात पर इकाई का अंक जो है वो आपका अपरिवर्तित रहता है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 4 या 9 हो तब क्या होता है? तो विषम घात होने पर इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है और सम घात अगर है तो इकाई का अंक 6 या 1 होता है विषम सम में। अब एग्जाम्पल के जरिए यहाँ दर्शाया गया है। जैसे 1914 की पावर 216 लिखा है तो इकाई का अंक क्या है? 4 है। हमने बताया सम अंक होने पर आपका क्या होगा? इकाई का अंक 6 या 1 होगा। नीचे वाली वैल्यू नहीं देखनी है, घात वाली देखनी है। घात की बात कर रहा है विषम घात होने पर 216 आपको देखना है। तो 216 आप देखेंगे तो सम है वैल्यू, तो सम घात होने पर क्या बताया हमने? 6 वैल्यू होगी या 1 होगी, तो 6 लिखा है। इसी प्रकार यहाँ पर 213 विषम वैल्यू है। विषम होने पर क्या होगा? कोई भी इकाई के अंक में परिवर्तन नहीं होगा। तो 1914 में 4 था, 4 का 4 ही आपका रहेगा। इसी प्रकार 216 है तो 216 में इकाई का अंक सम घात है तो आपका ये इकाई का अंक 1 हो गया। इसी प्रकार 2013 है तो यहाँ पर विषम, ऐसे में आपका परिवर्तन नहीं होगा। 9 है तो 9 ही रहेगा। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 2 3 7 या 8 है तो घात को 4 से आप भाग करो। शेषफल 1 2 3 यहाँ आपका 4 होगा और शून्य इसमें आप ना लें। फिर इकाई के अंक को शेषफल के बराबर बराबर बार गुणा करें और प्राप्त संख्या का इकाई का अंक ही मूल संख्या का इकाई का अंक होगा। एग्जाम्पल से समझिए कि 4 2 4 3 की पावर 511 है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी आपकी घातांक में वैल्यू दे रखी है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल आपका कितना बचेगा? 3 शेषफल बचेगा। तो जो शेषफल बचा 3 को हम 3 बार जो है वो आपका गुणा करते हैं तो 3 की घात 3 क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इस अभीष्ट इकाई का अंक क्या हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। 3 की घात 3 हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर बेस वाली वैल्यू देखिए क्या है आपकी? ये आपका 3 है और 511 की जगह क्या शेषफल बचा? 3 बचा। 3 की घात 3 ही तो आपका बचा। 3 की घात 3 का मतलब आपका 27 हो जाएगा तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वही चीज़ ऊपर समझाई गई थ्योरी में। अब और देखेंगे जैसे 1996 की पावर 5212 है तो 5212 को सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। शेषफल क्या बचेगा? 4 बचेगा। शून्य नहीं लेंगे, ये चीज़ क्लियर लिखी गई। तो अंदर 6 था और जो 5212 है इसमें क्या बचा शेषफल? तो 4 बचा तो 6 की घात 4 हो जाएगा और 6 की घात 4 क्या होता है? 1296 होता है। इस 1296 भी लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है? 6 आ रहा है तो इकाई का अंक आपका 6 हो जाएगा। तो ये ऊपर जो थे वो कुछ गिने चुने डिजिट थे जिसमें ये रूल लगता है जो हमने ऊपर देखा था ना 0 1 5 6 करके। बाकी जो है उनके लिए यही रूल होता है 4 से डिवाइड करके। आगे चलिए बात करते हैं इकाई के अंक तो समझ गए हैं आप कि गुणा के प्रश्नों में इकाई का अंक जो है वो ज्ञात करना। तो गुणा के अंकों के लिए क्या होता है? जैसे ये लिखा है 468 गुणे 26 गुणे 1268 और इस तरीके से वैल्यू। तो हमें केवल लास्ट वाले डिजिट से नंबर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए दर्शाया गया 468 26 का 6 और इसका 8 और इसका 3 वैल्यू 8 6 8 3 केवल इनको आपको गुणा करना है। 8 को आप 8 यहाँ पर इतना गुणा किया गया आपको केवल इतना देखिए 8 6 जा 48 होता है और 48 में केवल लास्ट वाला नंबर से मतलब है। फिर से 8 को अगले 8 से गुणा करेंगे 8 8 जा 64 होता है तो केवल 4 से मतलब है। 4 तियां 12 होता है तो लास्ट में केवल 2 से मतलब है। तो 2 आपका क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसे बड़ी वैल्यू में गुणा गुणा करते हैं तो केवल लास्ट नंबर से न मतलब होता है। इकाई का अंक 2 जो है वो आ जाएगा।
अब लघुगणक की बात यहाँ पर की गई है कि किसी संख्या का लघुगणक वो घातांक होता है जितनी बार हमें आधार को खुद से गुणा करना होता है ताकि हमारी अपेक्षित संख्या आ सके। घातांक को कई बार घात भी कहा जाता है। a की पावर y बराबर x है तो y संख्या है और a के आधार के लिए x का लघुगणक क्या होगा? तो a की पावर y बराबर x और इसमें log की वैल्यू लिखेंगे तो y आगे आ जाएगा, log आ जाएगा, log a बराबर x। ये लॉग गणक लघुगणक रूप में जो है वो होता है। ये इसके फॉर्मूले भी होते हैं कि log e x इंटू वाई है तो e के साथ आपका x अलग हो जाता है और y अलग हो जाता है। बटे में अगर वैल्यू है तो माइनस में हो जाता है, मल्टीप्लाइड में है तो प्लस में हो जाता है और इसी प्रकार a की पावर x में है तो इस तरीके से बटे में हो जाता है। पावर में पावर है तो n की वैल्यू आगे आ जाती है तो n log x करके हो जाता है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं कि द्विधारी संख्या पद्धति को अगर बात करें तो अर्थ दो आधार वाला होता है अर्थात केवल दो अंक 0 और 1 को काम में लाने वाली पद्धति है और द्विधारी संख्याओं को दशमलव संख्या में बदलने के लिए यहाँ पर विधि है। जैसे 1 1 0 0 और ब्रैकेट के बाहर 2। तो इसमें देखेंगे जो सबसे पहले वाली वैल्यू है 1, इसको गुणा किया 2 की घात 3 से, 1 2 3 है। इसके अलावा फिर अगली वाली 1 है, इसको गुणा किया 2 की घात 2 से, फिर 0 है 2 की घात 1 से, फिर अगला 0 है 2 की घात 0 से। अब इसको सॉल्व करिए 2 की घात 3 मतलब 2 टू द 4 टू द 8 हो जाएगा। 2 की घात 4, 2 की घात 2 मतलब 4 हो जाएगा। 0 तो कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पर भी आपका वैल्यू जो है गुणा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 गुणा हो जाएगा तो केवल यही बचेगा। 8 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और बाहर जो 2 वैल्यू थी वो आपकी अब 10 में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम आगे भी देखिए, इसको निकालना है। 1 2 3 4 है तो सबसे पहले 1 को लेंगे। 1 वैल्यू उसके बाद कितनी है? 3 वैल्यू है तो 2 की घात 3 से गुणा कर दिया। इसी बार अगला 1 लेंगे तो 2 की घात 2 से गुणा कर दिया। अगला 0 लिया तो 2 की घात 1 और अगला 1 लिया तो 2 की घात 0 और सेम वही इन इसको और इसको 2 टू द 4 टू द 8 और 2 टू द 4 तो आपका जोड़ने पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 13। 8 9 10 11 12 13 12 ही हो जाएगा और 1 यहाँ से भी तो आएगा। 2 की घात 0 तो आपका किसी की वैल्यू 0 लगी होगी 1 ही होगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू तो 0 से मल्टीप्लाइड हो करके ये वाली वैल्यू 0 से मल्टीप्लाइड होकर वैसे ही 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, 13 और बाहर जो आपकी वैल्यू है वो 10 में आ जाती है जो कि ऊपर आपने देखा। इसी प्रकार दशमलव संख्याओं को द्विधारी संख्या में बदलने के लिए घटती विधि भी होती है, वो भी यहाँ पर दी गई है। जैसे 11 की पावर बाहर जो है वैल्यू 10 दे रखी है तो ऐसे में आपको 11 जो लिखा है इसको 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 जितना शेष बचता जाएगा वो साइड में लिखते जाएंगे। 2 एकम 2 यहाँ पर आप देखेंगे पूरा-पूरा कट गया तो 0 से इस तरीके से भी दर्शाया जाता है। इसी प्रकार आगे भी देखेंगे तो 1011 ये वाली जो वैल्यू है इसको आप जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि हमने अभी इसको इधर कन्वर्ट करके दिखाया है, अब इस वाली वैल्यू को हमने इधर कन्वर्ट करके दिखाया। अब समानांतर श्रेणी की बात करते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी एक ऐसा क्रम है जिसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर उसके पूर्ववर्ती पद से अंतर हमेशा बराबर रहता है। जैसे 5 10 15 20 30 20 50 जो 5-5 का अंतर है तो सब में 5-5 का अंतर होगा, वो होता है आपका समांतर श्रेणी। अब यहाँ पर इसका जो अंतर होता है 5 और 10 का अंतर उसको डी के ज़रिए दर्शाते हैं। 10 में 5 गया तो आपका 5 बचेगा। सब में ही देखिए अंतर बराबर है, वही चीज़ दर्शाई गई है। समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है? पहला पद ए है, सर्वांतर डी है, अंतिम पद Tn है, तो श्रेणी का मानक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d और लास्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ये Tn के बराबर जो है वो होता है। समानांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को समानांतर श्रेणी का nवां पद कहते हैं। ये सब फॉर्मूले होते हैं समांतर श्रेणी के। प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला होता है। दो राशियों के बीच समांतर माध्य जो है उनकी बात करें तो a और b दो राशियां हैं उनके बीच का समांतर माध्य a है। a बराबर a प्लस बी बाई 2 जो है आपका ये हो जाएगा। दो राशियों के बीच n समांतर माध्य हैं तो दो राशियां हैं a और b इसके बीच a1 a2 an तक समांतर माध्य है तब a1 की वैल्यू a प्लस बी माइनस a अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार a2 की वैल्यू इसी प्रकार an की वैल्यू सेम इसी बेस पर आप निकाल सकते हैं।
गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, इसमें गुणा उसी क्रम में होता है, जैसे उसमें अंतर समान था, यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक पद अपने पूर्व के पदों को नियत राशि का गुणा करने पर प्राप्त होता है, वो श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में आती है। जैसे 21 है, 63 है, 21 को देखेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो 63 आएगा, आगे भी 3 से गुणा करेंगे तो 189 आएगा। इसके लिए जो श्रेणी होती है, इसमें भी पहला पद ए सार्वनुपात आर है, श्रेणी का मानक रूप होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और लास्ट में ए आर एन माइनस वन, ये इसका मानक रूप होता है। सार्वनुपात आर बराबर ए आर अपॉन ए। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद जो एनवा पद होता है वो टी एन बराबर ए आर एन माइनस वन के बराबर होता है। बाकी इसका फॉर्मूला ये होता है कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच की राशि बी को गुणोत्तर माध्य कहते हैं और इनके बीच समान संबंध जो है आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी या बी बराबर अंडर रूट ए सी, मेन ये होता है। और बाकी वही चीज वैल्यू जैसे वो समानांतर में बताया था, जीवन बराबर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, वैसे ही इसको भी निकाल सकते हैं। और योगफल का फॉर्मूला ये होता है ए बराबर एस एन बराबर ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जहाँ पर आर की वैल्यू बड़ी है एक से और यहाँ पर ए की वैल्यू आर से बड़ी है, तो दोनों में ये अंतर रहता है। वैसे तीसरा भी होता है एक हरात्मक श्रेणी, इसमें बटे में वैल्यू रहती है, बटे में मतलब उतना ही अंतर रहता है, उस पदों को व्युत्क्रम उसी क्रम में लेने पर समानांतर श्रेणी प्राप्त होती है, हरात्मक श्रेणी कहलाती है। जैसे वन अपॉन ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इसी प्रकार चलता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हरात्मक श्रेणी का एनवा पद का फॉर्मूला ये होता है टी एन बराबर वन अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दो राशियां ए और बी के बीच हरात्मक माध्य एच है तो इसका फॉर्मूला ये होता है एच बराबर टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। बाकी इसमें सेम वही चीज़ है जो ऊपर हमने बताई थी, उसको भी आप देख सकते हैं। ये और याद रखना है आपको कि समांतर श्रेणी गुणोत्तर माध्य और हरात्मक के बीच संबंध ये आपका महत्वपूर्ण है, जी स्क्वायर बराबर ए एच का तीनों में संबंध होता है। तीनों हमने अलग अलग पढ़े, तीनों में जो है संबंध ये आपका होता है, गुणोत्तर श्रेणी का स्क्वायर बराबर ए इंटू एच। ऋणात्मक श्रेणी के प्रश्न हल करने के लिए इनके पदों को क्रमिक रूप से व्युत्क्रम लेकर उसके समांतर संगत समांतर श्रेणी बनाते हैं, उसके बाद समांतर श्रेणी के सूत्रों का यूज करके उसे हल करते हैं, अंत में हल का व्युत्क्रम कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ सूत्र भी दिए गए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी है ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है फोर ए बी के बराबर। इसका यूज़ शॉर्टकट करने में बहुत यूज़ होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जितने फॉर्मूले देख रहे हैं ना, एक एक रटा होना चाहिए क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा और प्लस है यहाँ तो यहाँ प्लस रहेगा, बाकी फॉर्मूला में पूरे में प्लस आ जाता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी प्रकार ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसी प्रकार ए प्लस बी प्लस सी का होल की टोटल वैल्यू जीरो के बराबर है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्री ए बी सी के बराबर हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री ए प्लस बी प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी उसके बाद सी प्लस ए। इन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए सूत्र आपका क्या होता है, ए माइनस बी ये है बी माइनस ये है तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आपका होता है। उसी चीज को यहाँ समझाएं वो मेन चित्र में ही आप समझ जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है आपका कि एक प्लस दो, अगर आपको संख्याओं का टोटल पूछा गया है कि शुरुआत की 100 सम संख्याओं की 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो आपका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन बाई टू। एन क्या है यहाँ पर, लास्ट तक कितने नंबर पूछे गए, मान लीजिए 50 पूछे गए, 1 से 50 तक टोटल बताइए, तो 50 गुणे 51 बटे में 2 निकल आएगा टोटल।
अगर यही चीज़ आपसे स्क्वायर पूछा गया है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और लास्ट में n स्क्वायर तक, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/6 nn प्लस 1 2n प्लस 1। यहाँ पर n क्या है, जहाँ तक वैल्यू पूछी गई है। इसी प्रकार क्यूब का भी फॉर्मूला होता है, तो इसमें n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, सीधे सीधे आपको निकालना होता है। अब यहाँ पर थोड़े से ट्रिक वाइज भी 8-10 क्वेश्चन है, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे टाइप 1, जब कोई संख्या किसी अंक की 6 बार, 12 बार, 18 बार 6 के गुणज में पुनरावृत्ति से बनी है, तो वो संख्या आपकी 3, 7, 11, 13 और 37 से पूरी तरीके से कटेगी। जैसे होता है ना, बार-बार संख्या रिपीट हो रही है, 6, 6, 6, 6, 6 ऐसे करके लिखा है। वही लिखा है कि संख्या किसी अंक की 6 बार आई हो, 12 बार आई हो, 18 बार आई हो, 6 के गुणज में वो पुनरावृत्ति से बनी होती है, तो वो संख्या 3, 7, 11, 13, 37 से पूरी तरीके से कटेगी। इसी प्रकार 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, इसका जो टोटल होता है वो सदैव 11 से आपका कटता है। तब संख्या के अंकों का योगफल क्या होता है, संख्याओं का टोटल बटे 11। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि यदि 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का टोटल आपका 88 दे रखा है, तो संख्या के अंकों का योग बताना है आपको। संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, संख्याओं का योग और बटे 11। संख्याओं का योग प्रश्न में आपको 88 दे ही रखा है और बटे में आपका 11 कर देंगे तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। वही चीज़ ऊपर दर्शाई गई थी। तो ये फॉर्मूला बेस्ड ही होगा, ये ऑप्शन से होगा भी नहीं। अगर आप देखेंगे कि प्रश्न में क्योंकि संख्या को अंक का टोटल ही आपको दे रखा है ना, तो आपको ऑप्शन में जो दिया होगा वो तो संख्या बहुत छोटी दी होंगी, 4, 5, 6, 8 करके, क्योंकि यहाँ तो संख्या के अंकों का टोटल पूछा गया है। ऑप्शन से नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे आपको कितना ध्यान रखना है कि जो संख्याओं का टोटल दिया गया है वो, और डिवाइड कर देंगे सीधे-सीधे 11 से। टाइप 3 देखते हैं कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या में अगर अंतर दिया गया है, तो वो सदैव 9 से आपका विभाजित होगा। तब संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? उसको लेकर के लिखा है कि 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 54 दे रखा है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? ऐसे में तरीका क्या होता है, जो भी संख्याओं में अंतर दे रखा है वो, और डिवाइड कर देंगे आप 9 से, क्योंकि यहाँ लिखा है ना सदैव 9 से विभाजित होता है। सेम ऊपर था कि आपका सदैव 11 से विभाजित होता था, इसलिए हमने सीधे 11 से। तो जब टोटल की बात, योगफल की बात होगी तो 11, जब अंतर की बात होगी तो 9। बस इतना याद रखिएगा। तो 54/9 कर देंगे, निकल आएगी वैल्यू। अगला टाइप देखते हैं। यदि किसी घातीय रूप की संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 दे रखा है, उसके हल की इकाई की संख्या भी वही रहती है। जैसे 240 की पावर 5 है इकाई का अंक, तो हमने क्या बताया, किसी घातीय रूप की संख्या में इकाई का अंक अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो। यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक 0 दे रखा है। 0 हो तो भी आपका वही रहता है, 1 हो तो भी वही रहता है, 5 हो तो भी वही रहता है और 6 हो तो भी वही रहता है। यहाँ पर 0 है तो इकाई का अंक 0 ही रहेगा, इसमें कोई भी वो आपको 5 4 से जो डिवाइड करके ऊपर बताया था ना, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का टोटल क्या होता है? बताया था ना n+1/2। जैसे पहली 25 प्राकृतिक संख्याओं का पूछा गया तो 25, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 और बटे में 2, तो 26/2 करेंगे तो 13 सीधे-सीधे काट के आ जाएगा, तो 25 गुणे 13 325 आपका आ जाएगा। तो बस ये फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार n प्रथम प्राकृत संख्याओं में सम संख्याओं का टोटल पूछा जाए, तब इसका फॉर्मूला बदल जाता है n/2 और ब्रैकेट में n/2 प्लस 1, जहाँ n क्या है, n एक सम संख्या है। जैसे पहली 10 प्राकृत संख्याओं में सम संख्याओं का योगफल पूछा गया है, तो यहाँ पर n की जगह 10 रख देना है, 10/2 और अंदर 10/2 प्लस 1। अब यहाँ पर 10/2 करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा और बाहर 10/2 करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 6 जा 30 आंसर आपका आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है n/2 प्लस 1, ये है सम संख्याओं का अगर टोटल निकालना है। इसी प्रकार n प्राकृत संख्याओं में विषम संख्याओं का टोटल पूछा जाएगा, उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। जैसे पहली 25 प्राकृत संख्याओं में विषम संख्याओं का टोटल पूछा गया है, तो n की जगह क्या रख देंगे, 25 रख देंगे, 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 26/2 करेंगे तो 13 और 13 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 169। तो ये आपका विषम संख्याओं का फॉर्मूला होता है। तभी मैंने कहा फॉर्मूले रटे होंगे तभी आप कर पाएंगे, इसीलिए सारे यहाँ पर टाइप वाइज भी हम आपको कराए दे रहे हैं कि हर तरीके से आप तैयार रहें। और मैथ का सीधा से रूल यही है, प्रैक्टिस करेंगे तब तो है, खाली देखने मात्र से चीज़ें नहीं होंगी।
अब यहाँ पर चीज़ें जो देख रहे हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन खुद से लगाइए। आगे बात करते हैं, यदि पिता की उम्र बेटे की उम्र की n गुनी है, बाकी आपको लगता है इसके क्वेश्चन कराए जाएँ तो बताइएगा, या इसके क्वेश्चन टेलीग्राम वगैरह पे भेज दें, खुद से आप लगाना चाहते हो तो वो भी बता दीजिएगा, जैसा सही लगे। आगे बात करते हैं, यदि पिता की उम्र बेटे की उम्र की n गुनी है और t वर्षों बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र की m गुनी हो जाती है, तो बेटे की वर्तमान उम्र, इसका फॉर्मूला होता है m-1 अपॉन में n-n मल्टीप्लाइड में t। अब यहाँ पर देखिए क्या सीन है, जैसे राजीव की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी है और 5 वर्षों बाद राजीव की उम्र उसके बेटे की उम्र की 2 गुनी रह जाती है, तो बेटे की वर्तमान उम्र। तो हमने क्या बताया, जो वैल्यू आपकी दे रखी है वो m 2 गुनी लास्ट में बात कर रहे हैं ना, तो ये 2 की जगह वैल्यू रख देंगे 2 माइनस 1, और 3 माइनस 2 क्या है आपका, यहाँ पर जो पहले 3 गुना की बात कर रहा था, क्योंकि हमने बताया ना कि जो n गुनी है वो पहले नहीं आता है, जो बाद वाला m गुनी है वो ऊपर आता है और जो n गुनी है वो नीचे आता है, और n माइनस m इस तरीके से होता है। तो 3 माइनस 2 सेम वैल्यू ऊपर वाली बस यहाँ ऐसे रख देंगे, 2 माइनस 1 3 माइनस 2 गुणे 5, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 5 से गुणा, तो 5 साल आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, यदि n1 वर्ष पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की x गुनी थी और n2 वर्ष बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र की y गुनी हो जाती है, तो बेटे की उम्र क्या होगी। यहाँ पर n1 जो है वो पहले आएगा, x माइनस 1 x गुनी जो थी उसमें से 1 घटा देंगे, प्लस n2 और इसमें y माइनस 1 क्योंकि y गुनी हो जाती है, और बटे में क्या है x माइनस वाई। सेम इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए कि 3 वर्ष पहले अशोक की उम्र तिलक की उम्र की 4 गुनी थी, 5 वर्ष बाद आलोक की उम्र तिलक की उम्र की 2 गुनी हो जाती है, तो तिलक की उम्र आपको बताना है। यहाँ पर n1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 हमने रख दिया। x1 क्या हो जाएगा, जितनी गुना थी वो, तो यहाँ पर कितनी गुना थी, 4 गुना थी, तो 4 माइनस 1, प्लस अब यहाँ पर 5 वर्ष बाद है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी n2 की, और तिलक की उम्र की 2 गुनी हो जाती है तो 2 माइनस वाई 1, और बटे में क्या था x माइनस वाई, x की वैल्यू 4 थी गुना, और y की वैल्यू जो है वो 2 गुना थी, तो 4 माइनस 2। सीधे इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 वर्ष आपका आ जाएगा। सोचिए इससे कितना समय बचेगा, इसीलिए शॉर्ट ट्रिक होती भी है कि आप समय बचा सकें। अब 10वां टाइप है जानवरों और पक्षियों पर आधारित, ये हमारा लास्ट टाइप होगा। प्रश्न आपका है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कबूतर हैं, यदि सिरों की कुल संख्या 90 है, पैरों की कुल संख्या 224 है, तो कबूतर की कुल संख्या बतानी है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जानवरों की जो संख्या है वो बराबर होता है पैरों की कुल संख्या बटे में 2 और माइनस सिरों की कुल संख्या। पैरों की कुल संख्या कितनी दे रखी, 224, तो हमने 224 रख दिया, बटे में आपका 2 रख दिया, बिल्कुल। उसके बाद माइनस क्या करेंगे, सिरों की कुल संख्या, सिरों की कुल संख्या 90 दे रखी है तो माइनस 90, तो 224 बटे 2 माइनस 90, 224 का आधा करेंगे तो 112, माइनस 90 करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 22। तो कबूतर की कुल संख्या निकालने को कहा जाता है, 22 जो आया है ये जानवरों की संख्या आई है। अब इसमें जो जानवर थे इसमें तो खरगोश भी था, कबूतर भी था, तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यू 22 निकल करके आई है इसमें कबूतर की संख्या निकालने के लिए सिरों की कुल संख्या से इसको माइनस कर देंगे, 90 से घटा देंगे, जो वैल्यू निकल करके आई है 22, तो बचेगा क्या 68, तो ये कबूतर की संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। तो ये पूरा जितना भी थ्योरी बेस्ड सारी चीज़ें थी वो हमने समाप्त कर ली। इस पर बेस्ड देखिए क्वेश्चन बहुत टाइप के आ सकते हैं, नंबर सिस्टम में कोई अंत नहीं है प्रश्नों का, तो आप जो भी आपके पास बुक हो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी एक प्रश्न हम आपसे ज़रूर पूछेंगे नंबर सिस्टम से ही है, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा कि 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, उन संख्याओं का योग कितना, 30, 33, 36, 45, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। बाकी वो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताई, इस पर बेस्ड जो ये क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप या तो बताइएगा कि हम आपको भेज देंगे, खुद भी आप अगर लगाना चाहें, या तो बताइएगा आपको करा देंगे, क्योंकि मेन वैसे समय इतना है नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम क्वेश्चन भी कराएंगे और आगे काफ़ी चीज़ें करानी भी हैं, तो वो भी थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है, बिकॉज साइंस में भी इतना कुछ है और समय मात्र 1 महीने का है। वो एक बड़ा सवाल है कि कोशिश हम कर रहे हैं कि क्वेश्चन तो बाद में भी लग सकते हैं, थ्योरी थ्योरी क्वेश्चन में भी आपका जो मेन फार्मूला बेस्ड है सारी चीज़ें वो हम आपको पहले प्रोवाइड करा दें, बाद में आगे क्वेश्चन लगते रहे, जैसा हो कमेंट में बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।